हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल फॉर लिटरेचर। शेक्सपियर की जितनी भी मेजर ट्रेजेडीज़ हैं वो हमने पिछली वीडियोस में कवर कर दी हैं। सो इफ़ यू वांट टू वॉच देम यू कैन विजिट आवर चैनल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद शेक्सपियर्स कॉमेडीज, एंड फॉर दैट first we have chosen As You Like It. Now the first few things to remember about this is that it is a pastoral comedy. पेस्टोरल इन इंग्लिश लिटरेचर मीन्स अ सेटिंग जो कि कंट्री में होती है। कंट्री इज़ अ विलेज सेटिंग जहाँ पे कैरेक्टर्स एंड नेचर का एक रिलेशन दिखाया जाएगा। एंड इसमें बहुत सारे जो विलेज के कैरेक्टर्स जैसे कि शेफर्ड्स, शेफर्डेस, ये सब दिखाए जाएंगे। ओके, नाउ इट्स बिलीव टू बी रिटन अराउंड 1599। इसकी एग्जैक्ट राइटिंग डेट जो है वो नहीं पता है, बट इसके जो इंटरनल और एक्सटर्नल एविडेंसेस से उससे पता चलता है कि अराउंड 1599 इसको लिखा गया था। एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1623 जो फर्स्ट फोलियो में हुई थी। एंड फर्स्ट फोलियो की हमने डिटेल्ड वीडियो भी देखी है। एंड वी नो दैट इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ 36 प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर जिसको उसके कलीग्स जेम्स हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल ने पब्लिश करवाया था। और मूविंग ऑन, द सोर्स फॉर विलियम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट इज थॉमस लॉजेस रोजलिंड यूफियसिस गोल्डन लेगेसी, जिसको शॉर्ट में रोजलिंड भी बोला जाता है। इट इज़ अ प्रोज रोमांस बाय थॉमस लॉज। दीज आर द बेसिक्स जो आपको एज यू लाइक इट के बारे में याद रखने हैं कि इट्स अ पेस्टोरल कॉमेडी. It's believed to be written around 1599 and was first published in 1623 in first folio. And the major source for it is Thomas Lodge's Rosalind, which is a prose romance. Now, moving on to the characters. Characters को हम डिवीजन में डिस्कस करेंगे ताकि हमें सारे कैरेक्टर्स का अच्छे से याद रहे। पहले हम देखें कोर्ट ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक। ये जो है इनमें आते हैं सबसे पहले ड्यूक फ्रेडरिक जो कि यंगर ब्रदर हैं ड्यूक सीनियर के, यंगर ब्रदर। एंड इन्होंने इनके थ्रोन को अजर्व कर लिया है, मतलब हथिया लिया है। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे, ये है रोजलिंड। रोजलिंड जो है शी इज़ द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर। शी इज़ द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर। ओके, देन थर्ड कैरेक्टर है हमारे पास सिलिया, हु इज़ डॉटर of Duke Frederick. She is the daughter of Duke Frederick and cousin sister of Rosalind. ठीक है, moving on. Then हमारे पास है Touchstone. He is the court jester. जो Duke Frederick के कोर्ट में एक jester, एक फूल है. Okay. Then there is a minor character of Lebeau जो कि एक courtier है. And then there is Charles जो कि professional wrestler है in the court. ओके, मूविंग ऑन टू द अदर कैरेक्टर्स। अब हम देखें द एग्जाइल्ड कोर्ट ऑफ ड्यूक सीनियर। ठीक है, ड्यूक सीनियर जो है पहले ड्यूक थे बिफोर ड्यूक फ्रेडरिक, और ड्यूक फ्रेडरिक उनके रूल को ऑब्जर्व कर लिया है। ठीक है, अब वो एग्जाइल में रहते हैं फॉरेस्ट में। अब इनके साथ देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ लॉर्ड्स जिसमें आते हैं एमियंस। जो इम्पोर्टेंट है वो है एमियंस जो कि एक म्यूजिशियन भी है और लॉर्ड भी है। एंड देन देयर इज जैक्स जो भी एक लॉर्ड है और इनको बहुत ही मेलनकॉलिक कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। एंड इनके साथ कुछ और लॉर्ड्स भी हैं जो ड्यूक सीनियर के साथ फॉरेस्ट में एग्जाइल में रह रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, देन वी हैव द हाउस होल्ड ऑफ सर रॉलैंड डी बॉयस। द हाउस होल्ड ऑफ सर रॉलैंड डी बॉयस। अब इनमें इनके हमें प्ले के ओपनिंग में ही पता चलता है कि जो सर रॉलैंड है उनकी डेथ हो गई है। एंड देन देयर आर हिज 3 सन्स। ये तीनों उनके बेटे हैं, ऑलिवर, जग्स और लैंड। एंड ये जो जग्स हैं इनको ये वाले जग्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ओके, रिमेंबर दिस। अब ये तीनों कैरेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो इसलिए क्योंकि ऑलिवर फाइनली सीलिया के साथ शादी करते हैं एंड ऑरलैंडो रोजालिंड के साथ।
वो हम देखेंगे आगे कैसे। एंड इनके साथ एक एडम है जो कि सर्वेंट है सर रॉलैंड के हाउस होल्ड में, ठीक है। नाउ देन द कंट्री फोक, जहाँ पे एग्जाइल में ड्यूक सीनियर रह रहे हैं, वहाँ के आसपास के जो कंट्री फोक हैं ये कुछ लोग हैं, जिसमें है फीबी जो कि एक शेफर्ड है, सिल्वियस वो भी एक शेफर्ड है, ऑड्री एक ओल्ड शेफर्ड है, ऑड्री जो भी एक शेफर्ड। ओके, कंट्री फोक जहाँ एग्जाइल में ड्यूक सीनियर रह रहे हैं, उनके आसपास ये सारे के सारे कंट्री फोक भी रहते हैं एंड दे ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स, जिसमें हमें पता चलेगा कि फीबी सिल्वियस जो है वो फीबी को पसंद करते हैं एंड जहाँ एग्जाइल में ड्यूक सीनियर रह रहे हैं उनके आसपास ये कंट्री फोक रहता है, जिसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं फीबी जो शेफर्ड हैं, सिल्वियस जो एक अनदर शेफर्ड हैं, और ऑड्री हैं, कॉरिन है, विलियम है, और सर ओलिवर मार्टेक्स्ट हैं जो कि एक क्लर्जीमैन है, ठीक है। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट एज यू लाइक इट आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो प्लीज़ ध्यान से इनको पढ़िएगा। द फर्स्ट थिंग इज द प्ले फीचर्स द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली नेट में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर फीचर्स द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो दिस इज़ द फॉरेस्ट जहाँ पे ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक एक करके पहुँचते जाएंगे, तभी इसको पेस्टोरल कॉमेडी भी बोला गया है, बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट सेटिंग, जहाँ पे ड्यूक सीनियर एग्जाइल में रह रहे हैं, वहाँ ये कंट्री फोक भी है एंड धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स इसी फॉरेस्ट में आते जाएंगे। दैट विल सी इन द समरी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज क्रॉस ड्रेसिंग। दिस इज वन ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले जहाँ पे उनकी मेन हीरोइन है रोजालिंड, वो खुद को डिस्गाइज करती हैं बाय ड्रेसिंग अप एज अ मैन। क्या नाम है? अंडर द नेम गैनीमीड। एंड देन सीलिया जो कि उसकी कज़न है, वो भी खुद को डिस्गाइज करती हैं, बट शी डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज अ पुअर शेफर्डेस एलियना, ठीक है। ओके, द थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट द प्ले इज जक, जो कि एक लॉर्ड है एग्जाइल्ड ड्यूक सीनियर के साथ। ही डिलीवर्स द फेमस शेक्सपियरियन स्पीच जो स्टार्ट होती है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज वाली। ये कौन डिलीवर करता है? जक। ये भी इसमें होगी एंड विल स्टडी इट टू। एंड फोर्थ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो है द रेफरेंस टू क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो हमें पता ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। तो हम देखेंगे कि कैसे फीबी एक सेंटेंस में जब वो बोलती है whoever loved that loved not at first sight is a reference to the famous line from the poem Hero and Leander by क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि 1598 में मार्लो की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। ओके, एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट एज यू लाइक इट इज़ द सॉन्ग्स दैट फीचर इन दिस प्ले। दिस प्ले इज ऑल्सो नोन एज म्यूजिकल कॉमेडी। और ऐसा क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स देन एनी अदर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। इतने सारे सॉन्ग्स होने की वजह से इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड म्यूजिकल कॉमेडी। हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स हैं इसमें। ओके, फर्स्ट जो है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये सॉन्ग जो है वो एमियंस जो कि एक म्यूजिशियन है वो एंड जक्स दोनों मिलके गाते हैं एंड इट्स अ सॉन्ग अबाउट द जॉय ऑफ लिविंग इन नेचर। हमें पूरे प्ले के दौरान एक डिबेट दिखेगी जिसमें कंट्री लाइफ को, जो कि नेचर के साथ एसोसिएटेड है, उसको कंट्रास्ट किया गया है सिटी की लाइफ के साथ। एंड दिस इज़ अ सॉन्ग विच हाईलाइट्स दैट कंट्रास्ट। एंड ये सॉन्ग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टॉमस हार्डी जो कि विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं, ही यूज्ड दिस एज अ टाइटल ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल्स। ओके, so it's important to remember. Second song is Blow Blow Thou Winter Wind, जो कि नेचर की हार्शनेस को दिखाता है एंड स्टिल उसको कंपेयर करता है कि ये इतनी पेनफुल नहीं है जितनी ह्यूमन क्रूअल्टी होती है। एंड दिस इज ऑल्सो संग बाय एमियन जो कि एक म्यूजिशियन है ड्यूक सीनियर के कोर्ट में। देन थर्ड सॉन्ग इज What Shall He Have That Killed the Deer. इट्स अ कॉमिकल सॉन्ग जो
जक के द्वारा गाया जाता है। जक, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो एक मेलंकोलिक कैरेक्टर है, तो हमें दिखाया जाता है कि जब वो देखते हैं कि एक हिरन को मारते हैं तो फिर उसके ऊपर ये एक गाना होता है उनकी तरफ से। देन द इज इट वॉज अ लवर एंड हिज लास। ये एक रोमांटिक सॉन्ग है जो 2 पेजेस हैं, जो टच स्टोन जो है कैरेक्टर उसकी रिक्वेस्ट पे गाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सॉन्ग्स। ओके, फिर से एक बार फॉर रिवीजन, द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इसमें रिमेंबर करने वाली हैं वो क्या है, मैं है कि दिस प्ले फीचर्स द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ पेस्टोरल कॉमेडी। सेकेंड, इसमें क्रॉस ड्रेसिंग है जिसमें रोजालिंड disguises as a man named Ganymede और सीलिया disguises as a woman named Aliena, although क्रॉस ड्रेसिंग सिर्फ रोजालिंड के कैरेक्टर पे है। देन द फेमस स्पीच ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज इसी में है, जो कि जक जो मेलंकोलिक कैरेक्टर है उन वो डिलीवर करते हैं। देन देर इज़ अ रेफरेंस टू क्रिस्टोफर मार्लोज लाइन हुएवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, जो कि हीरोइन लिएंडर से है। कौन सा कैरेक्टर ये लाइन डिलीवर करता है, फीबी, जो कि एक शेफर्डेस है। देन द सॉन्ग्स विच दिस प्ले कंटेन्स, और इन सॉन्ग्स की वजह से, बिकॉज दिस प्ले कंटेन्स द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स देन एनी अदर शेक्सपियरियन प्ले, तो इसको म्यूजिकल कॉमेडी भी बोला जाता है। एंड द इम्पॉर्टेंट सॉन्ग्स आर अंडर द ग्रीनवुड ट्री, क्योंकि इसको टॉमस हार्डी ने एज टाइटल भी यूज़ किया था अपनी नॉवल के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू द समरी। वैसे तो एज यू लाइक इट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हमें पेपर के लिए ज़रूरी है ये ऊपर से कवर हो जाएगी, एंड ये डिटेल्ड समरी नहीं है, दिस इज़ जस्ट क्रक्स की प्ले में क्या होता है, तो यू कैन जस्ट रिलेट कि कैसे इसको याद रखना है। ओके, स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि सर रॉलैंड डी बॉयज़ हैं वो मर गए हैं, एंड अकॉर्डिंग टू उस टाइम की कस्टम उनका जितना भी है एस्टेट है वो उनके एल्डेस्ट सन को मिलेगा, और उनके एल्डेस्ट सन है ऑलिवर। अब सर रॉलैंड अपने इंस्ट्रक्शंस में कह के गए थे कि वो अपने भाइयों, दोनों भाइयों जिनका नाम है जक डी बॉयज़ और ऑरलैंडो डी बॉयज़, उन दोनों की अच्छे से देखभाल करेंगे और उनको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। बट ऑलिवर ऑरलैंडो को जस्ट बिकॉज ऑफ प्योर स्पाइट ऑरलैंडो को वो डिनाई कर देते हैं प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रॉपर्टी जो कि एक जेंटलमैन को मिलनी चाहिए। अब इससे इन दोनों के बीच ऑरलैंडो और ऑलिवर जो कि एल्डेस्ट और यंगेस्ट सन है रॉलैंड डी बॉय के, उनमें थोड़ी सी टसल दिखती है। ओके, मूविंग ऑन। फिर हमें पता चलता है कि चार्ल्स जो ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में एक रेसलर है, वो आते हैं ऑलिवर के पास और ऑलिवर को कहते हैं कि शायद उनको पता चला है ऑरलैंडो, उनके सबसे छोटे भाई जो हैं, वो अपने आप को डिस्गाइज करके चार्ल्स के साथ लड़ने वाले हैं अगले दिन। एंड चार्ल्स जो कि प्रोफेशनल रेसलर हैं वो इस चीज़ से डर रहे थे कि इनको किसी रॉयल इंसान को हर्ट ना कर दें, इसीलिए वो ऑलिवर से प्रे करते हैं कि अपने भाई ऑरलैंडो को कन्विंस करो कि प्लीज़ वो मेरे से ना लड़े ताकि मैं गलती से उन्हें हर्ट ना कर दूं। ओके, तो ऑलिवर क्या करते हैं, ऑलिवर उनको चार्ल्स को कन्विंस करते हैं कि तुम लड़ो ऑरलैंडो से, क्योंकि ऑरलैंडो डिसऑनरेबल स्पोर्ट्समैन है और वो कुछ भी करके तुमसे जीत जाएगा, वो कुछ भी गलत मीन्स यूज़ करके तुमसे जीत जाएगा। एंड इस पे चार्ल्स को लगता है कि ठीक है, अब ऑरलैंडो से लड़ा जा सकता है, ठीक है। देन सीन शिफ्ट होता है ड्यूक सीनियर के फॉरेस्ट कोर्ट में, जिसमें दिखाया जाता है कि उनके थ्रोन को उनके छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक ने अजर्ब कर लिया है, हथिया लिया है, एंड इसीलिए ड्यूक सीनियर जो है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में भाग के आ गए हैं, जहाँ पे अब वो रॉबिन हुड की तरह रहते हैं विद अ बैंड ऑफ लॉयल फॉलोअर्स। उनमें वो डिफरेंट लॉर्ड्स आते हैं। अब ड्यूक फ्रेडरिक जो रोजालिंड है, जो कि ड्यूक सीनियर की डॉटर है, उनको अपने घर पे ही रहने देते हैं अपने कोर्ट में, बिकॉज उनकी अपनी बेटी जो सीलिया है उनके साथ उनकी बहुत ही अच्छी और इंसेपरेबल फ्रेंडशिप है। अब हमें दिखाया जाता है वो फाइट वाला दिन जिसमें ऑरलैंडो और चार्ल्स लड़ते हैं, एंड दोनों विमेन जो हैं रोजालिंड और सीलिया वो इस चीज़ को विटनेस कर रही होती हैं। वो दोनों विटनेस करते हैं कि ऑरलैंडो बड़ी आसानी से जो चार्ल्स हैं कोर्ट रेसलर उनको डिफीट कर देते हैं, एंड ऑरलैंडो और रोजालिंड इंस्टेंटली फॉल इन लव विद वन अनदर। ठीक है, हमें दिखाया जाता है कि
रोजालिंड और ऑरलैंडो जब आमने सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन कोई भी कुछ कहता नहीं है और इस चीज़ को सीक्रेट ही रखते हैं। बस सीलिया को रोजालिंड ये चीज़ बताती है। मूविंग ऑन, एक समय बताया जाता है कि ऑरलैंडो वहाँ से घर आ जाते हैं आफ्टर द रेसलिंग, और जैसे वो घर आते हैं उनका जो सर्वेंट है एडम उनके घर पे, वो उनको वार्न करता है कि ओलिवर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ प्लॉट अगेंस्ट हिज लाइफ। उनके जो बड़े भाई हैं ओलिवर, वो उनको मार देना चाहते हैं। इसीलिए ऑरलैंडो डिसाइड करते हैं कि वो भाग जाएंगे, और भाग के वो कहाँ जाते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। सारे के सारे कैरेक्टर्स जो निकलते जाएंगे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही जाते जाएंगे। ओके, अब विदाउट वार्निंग इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं वो बिना किसी वार्निंग के रोजालिंड को घर से निकाल देते हैं, अपने कोर्ट से निकाल देते हैं, बैनिश कर देते हैं बिना उन्हें कोई रीज़न दिए। बट अब होता ऐसा है कि सीलिया उनके बिना जाना नहीं चाहती है, इसलिए वो दोनों खुद को डिस्गाइज करते हैं, जिसमें रोजालिंड गेनेमेड का डिस्गाइज लेती है, सीलिया एलिएना का डिस्गाइज लेती है वो, और अपने कोर्ट जेस्चर टच स्टोन के साथ वो लोग भी भाग के कहाँ चले जाते हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। अब ये डिस्गाइज क्यों लेते हैं, ताकि उनकी जो जर्नी है वो सेफ़ रहे, क्योंकि रॉयल वीमेन ऐसे ट्रैवल कर रही हैं तो वो उनके लिए सेफ़ नहीं होता, तो इसलिए वो खुद को डिस्गाइज कर लेती हैं। रोजालिंड disguises herself as Ganymede, while Celia dresses as a common shepherd and calls herself Eliana. एंड ये जो इनके डिस्गाइज में गेनामीड जो है वो एलियना का बड़ा भाई होता है, ब्रदर, ठीक है। अब जब ड्यूक फ्रेडरिक को ये पता चलता है तो उनको बड़ा गुस्सा आता है, बट फिर उनको ये भी पता चलता है कि ऑरलैंडो भी उनके कोर्ट से भाग गए थे। एंड इसके बाद वो जो ऑरलैंडो के बड़े भाई हैं ओलिवर, उनको बोलते हैं कि अपने भाई को ढूंढिए, एंड अगर आप उनको नहीं ढूंढोगे तो मैं आपके सारे के सारे लैंड्स और प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लूँगा, वापस ले लूँगा। अब फ्रेडरिक एक और चीज़ डिसाइड करते हैं कि वो एक आर्मी रेस करेंगे, और आर्मी रेस करके अपना ब्रदर जो कि ड्यूक सीनियर है, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहे हैं, उन पे फिर से अटैक कर देंगे और उनको टोटली ख़त्म कर देंगे फिर से, ठीक है। अब देन सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट डिटेल ये भी है, ओलिवर को 1 साल का टाइम देते हैं ड्यूक फ्रेडरिक टू फाइंड हिज ब्रदर। ओके, देन हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ड्यूक सीनियर अपने जो बैंड ऑफ लॉर्ड्स हैं उनके साथ हैप्पीली रह रहे हैं, और वो वॉलंटरीली एग्जाइल में गए थे अब, और उनको कंट्री लाइफ है वो काफ़ी पसंद भी आती है। वो प्रेज करते हैं उस सिंपल लाइफ को, अमंग ट्रीज, हैप्पी टू बी एब्सेंट फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोर्ट लाइफ। अब इसी बीच उन्हें दिखता है कि ऑरलैंडो वहाँ आते हैं जो थका हुआ है बाय ट्रैवल, एंड इज़ डेस्परेट टू फाइंड फूड फॉर हिज स्टार्विंग कंपेनियन एडम, और वो अचानक से ड्यूक के कैंप पे बाहर जो होता है रूडली डिमांड करता है कि जब तक कि उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए। अब ड्यूक सीनियर ऑरलैंडो को समझाते हैं, काम करते हैं, एंड जब उन्हें पता चलता है कि ऑरलैंडो उनके पुराने दोस्त रोलैंड का बेटा है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी कंपनी में और खाने के लिए दे देते हैं। ओके, मूविंग ऑन। अब फॉरेस्ट के किसी और एरिया में हमें दिखाया जाता है कि रोजालिंड और सीलिया जो कि डिस्गाइज्ड हैं पहुंचते हैं, एंड वहाँ पे वो एक लव सिक यंग शेफर्ड जो सिल्वियस है और उसको देखते हैं। अब सिल्वियस क्या कर रहा होता है, वो फीबी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो फीबी को पसंद करते हैं पर फीबी उनको पसंद नहीं करती हैं। अब ये जो दोनों विमेन हैं वो एक कॉटेज खरीदती हैं वहाँ पे, एंड वहाँ रहने लगती हैं। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे रोजालिंड जो है वो ऑरलैंडो के साथ मिलती हैं, बट ऑरलैंडो को नहीं पता है कि वो रोजालिंड है, क्योंकि वो भी डिस्गाइज में है ऑफ गेनेमिड। अब ऑरलैंडो क्या करता है, वो डिस्गाइज्ड रोजालिंड को सारा कुछ बता देता है कि वो क्यों इतना परेशान है, एंड कैसे उसके अफेक्शंस आर ओवरपावरिंग हिम। तो रोजालिंड एज गेनेमिड क्लेम करती है कि वो एक्सपर्ट है जो ये लव सिक लोग हैं उनको उसमें से निकालने के लिए। तो वो प्रॉमिस करती हैं कि वो ऑरलैंडो को क्योर कर देंगी उनकी लव सिकनेस से, सिर्फ एक शर्त पे, अगर वो अग्री करेंगे टू प्रिटेंड दैट गेनेमिड इज़ रोजालिंड एंड प्रॉमिस टू कम वू हर एवरी डे। रोजालिंड कहती है कि आप रोज़ आओ, मुझे रोजालिंड समझ के वू करो, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपकी जो ये लव सिकनेस है इसको क्योर कर दूंगी। ऑरलैंडो इसको अग्री करते हैं, एंड द लव लेसन्स बिगिन। फिर वो उसको सिखाने लगते हैं कि कैसे इसको ओवरकम करना है। देन हमें दिखाया जाता है कि
फीबी जो है, जिनको सिल्वियस पसंद करते हैं, वो कैसे और ज़्यादा क्रूअल होती जाती हैं और सिल्वियस को रिजेक्ट कर रही होती हैं। इसी में रोजालिंड डिस्गाइज्ड एज गैनामीड इंटरवीन करती हैं और फीबी को लगता है कि वो कोई मैन है और वो रोजालिंड को देखते ही फॉल्स होपलेसली इन लव विद गैनामीड। ठीक है, देन ऑरलैंडो क्या होता है, वो लेसन्स के लिए एक दिन टाइम पे आ नहीं पाते हैं, ही फेल्स टू शो अप फॉर हिज ट्यूटोरियल, तो इस वजह से रोजालिंड काफ़ी डिस्ट्रॉट हो जाती हैं। फिर उसी बीच हमें दिखाते हैं कि ऑलिवर, जो कि ऑरलैंडो के बड़े भाई हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कैसे ऑरलैंडो उनको फॉरेस्ट में मिले जिनको वो ढूंढ रहे थे, एंड ही सेव्ड। ऑरलैंडो ने अपने भाई ऑलिवर को एक लाइनस और एक स्नेक से बचाया। अब सीलिया भी अभी तक डिस्गाइज में है एलियना की, सीलिया इज स्टिल डिस्गाइज्ड एज द शेफर्ड एलियना, एंड वो ऑलिवर को देखते ही फॉल्स इन लव विद ऑलिवर। ठीक है, एंड दे टू अग्री टू मैरी। अब जैसे ही प्ले आगे बढ़ता है तो हमें दिखाया जाता है कि फीबी बहुत ज़्यादा परसिस्ट करने लगती है अपने परस्यूट ऑफ गैनेमिड, जो कि रोजालिंड है, एंड ऑरलैंडो जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी इस लव सिकनेस। अब रोजालिंड भी ये डिसाइड करती है कि वो जो अपनी ये डिस्गाइज वाला शरेड है इसको ख़त्म करेंगे और सब रिवील कर देंगे। एंड फीबी जो हमें दिखाया गया है कि वो गैनेमीड के पीछे पागल हो चुकी हैं, तो उसका भी समाधान करने के लिए रोजालिंड प्रॉमिस करती है कि गैनेमीड जो है वो फीबी से शादी करेंगे अगर गैनेमीड कभी किसी औरत से शादी करेंगे तो, जो कि हमें पता है कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि गैनेमीड खुद रोजालिंड है जो खुद एक औरत है। इसके बाद शी मेक्स एवरीवन प्लेज टू मीट द नेक्स्ट डे एट द वेडिंग। ओके, अब द डे ऑफ वेडिंग अराइव्स, जिसमें रोजालिंड सारे के सारे जो वेरियस कपल्स हैं उनको गैदर कर लेती हैं। अब कपल्स में कौन कौन है? फीबी एंड सिल्वियस, सीलिया एंड ऑलिवर, टचस्टोन एंड ऑड्री। टचस्टोन हमें पता है जो ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में एक फूल है, एंड ऑड्री जो कि एक गोट हर्ड है, एंड ऑरलैंडो भी वहाँ होते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो ड्यूक सीनियर एंड उनके जो लॉर्ड्स हैं उनके सामने आता है, एंड रोजालिंड अभी भी डिस्गाइज में है एज गैनेमिड, एंड वो सारे के सारे लवर्स को रिमाइंड करती हैं ऑफ देयर वेरियस वाउज, जिसमें शी सिक्योर्स अ प्रॉमिस फ्रॉम फीबी। फीबी से वो प्रॉमिस ले लेती हैं कि दैट इफ फॉर सम रीजन शी रिफ्यूजेस टू मैरी गैनेमिड शी विल मैरी सिल्वियस। अब फीबी को वो ये बोलती हैं कि अगर किसी रीज़न की वजह से तुम गैनेमिड से शादी से मना करोगी तो तुम्हें सिल्वियस से शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड हमें ये पता है कि गैनेमिड से वो शादी नहीं कर पाएंगी क्योंकि गैनेमिड रोजालिंड ही हैं जो डिस्गाइज में है। ओके, शी ऑल्सो सिक्योर्स अ प्रॉमिस फ्रॉम द ड्यूक, और वो ड्यूक से ये प्रॉमिस लेती हैं कि वो अपनी बेटी की ऑरलैंडो से शादी करवा देंगी। अपनी बेटी कौन? जो कि रोजालिंड खुद है, जो कि ड्यूक को नहीं पता है क्योंकि वो डिस्गाइज में है। अब रोजालिंड और सीलिया वहाँ से चले जाते हैं एंड थोड़ी देर के वापस आते हैं अकम्पनीड बाय हाइमन। हाइमन जो है वो गॉड ऑफ मैरिज है ग्रीक माइथोलॉजी में। अब हाइमन ऑफिशिएट करते हैं सेरेमनी एंड मैरीज ईच ऑफ द 4 कपल्स। कौन कौन? रोजालिंड एंड ऑरलैंडो, सीलिया एंड ऑलिवर, फीबी एंड सिल्वियस, ऑड्रे एंड टचस्टोन। अब ये जो वेडिंग सेलिब्रेशन चल रही होती है इसको इंटरप्ट किया जाता है वह इवन मोर फेस्टिव न्यूज़। वो क्या है कि जब ड्यूक सीनियर पे अटैक करने के लिए उनके छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक आ रहे होते हैं तो उनको रास्ते में एक होली मैन दिखता है जो उनको कन्विंस कर देता है कि अपने ये वर्ल्डली कंसर्न्स छोड़ो और एक मोनेस्टिक लाइफ एज्यूम कर लो। जिसके बाद फ्रेडरिक अपने जो लाइफ है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं एंड ड्यूक सीनियर को उनका थ्रोन रिटर्न कर देते हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाते हैं कि कैसे जो गेस्ट्स हैं वो खुशी में डांस कंटिन्यू करते हैं एंड आर हैप्पी इन द नॉलेज दे विल रिटर्न सून टू द रॉयल कोर्ट। दिस इज द शॉर्ट, अ वेरी शॉर्ट समरी ऑफ द प्ले। आई सजेस्ट अगर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए इन प्लेस को पढ़ना है तो प्लीज़ गो थ्रू अ लॉन्गर वर्जन ऑफ द समरी, या फिर आप पूरे के पूरे टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस विल सरमाइज, completely surmise. So this is the summary of the
कॉमेडी एज यू लाइक इट। ओके, मूविंग ऑन। इम्पॉर्टेंट कोट्स में अब देखेंगे हम कोटेशंस। द थिंग इज कि इसमें एक ही मेजर कोट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है जो जग्स डिलीवर करते हैं एक्ट 2 के सीन 7 में। दिस इज ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज वाला। ओके, पहले हम पूरे कोट को पढ़ते हैं, देन समझते हैं इसमें कैसे शेक्सपियर ने 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ को दिखाया है। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स, they have their exits and their entrances and one man in his lifetime plays many parts। अब ये जो many parts हैं वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, his acts being 7 ages। अब ये 7 ages of man को यहाँ डिस्क्राइब किया जाएगा। at first the infant, ये है सबसे पहली एज, mewling and puking in the nurse's arm, then the whining school boy, ये है द वाइनिंग स्कूल बॉय जो सेकेंड एज होगी, with his satchel and shining morning face, creeping like snail, unwillingly to school, and then the lover। ये आ गई the third stage of human life, sighing like furnace and with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow, then a soldier, which is the fourth stage, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth। And then the justice, जिसको शेक्सपियर फिफ्थ एज डिस्क्राइब करते हैं। ये जो है ये मिडिल एज दिखाती है इंसान की मिडिल एज को। ठीक है, in fair round belly, with a good cap and lined with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part। The sixth age shifts, यहाँ पे आ जाएगी sixth age। The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side, जो कि अब old age की तरफ बढ़ता जा रहा है। His youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again towards childish treble। अब ये आती है द फाइनल 7th स्टेज को, पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर ऑब्लिवियन। Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything। Sans is, you can say, except teeth, except eyes, except taste, except everything, which is the final, the old age। So according to Shakespeare, these are 7 stages of human life, that is infant, and he compares the old age, the last age of human, to a second childishness। Okay, now this was a comprehensive analysis of the comedy As You Like It by William Shakespeare। and एक बार फटाफट से फिर से रिवाइज करते हैं हम इसको कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं इसके। What are the important parts of the comedy? That this is a pastoral comedy। First, it's a pastoral comedy believed to be written around 1599 and was first published in the first folio in 1623। And the source for this is Thomas Lodge's Rosalind, which is a prose romance। And the play features the Forest of Arden, which has many times been asked in exams। And it also features cross-dressing। cross-dressing में Rosalind जो कैरेक्टर है वो एक men का डिस्गाइज लेती है नेम्ड Ganymede। एंड देन देर इज जक्स फेमस स्पीच जिसको भी हमने डिस्कस किया, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। एंड देन देर इज अ रेफरेंस टू क्रिस्टोफर मार्लो इन द पोएम, जिसमें फीबी जो एक शेफर्ड है वो कहती है हूएवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। और ये जो लाइन है वो क्रिस्टोफर मार्लो की पोएम हीरो एंड लिएंडर की लाइन है। एंड देन देर आर सॉन्ग्स, बहुत सारे सॉन्ग्स होने की वजह से, शेक्सपियर के किसी भी प्लेस के सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स होने की वजह से इसको म्यूज़िकल कॉमेडी भी बोला जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सॉन्ग इसमें है वो है ये पहला वाला, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, क्योंकि टॉमस हार्डी ने इसको अपनी नॉवल का एक टाइटल भी बनाया था। एंड दिस वॉज संग बाय एमियंस एंड जैक्स। ठीक है।
This completes our detailed analysis of the comedy As You Like It by William Shakespeare. So you can go through it, revise it again and again, ताकि आप इसके फैक्ट्स को याद रख पाएँ और भूलें ना. If you like the video, please give it a thumbs up, and कोई भी सजेशन हो तो you can comment down below, and subscribe to All for Literature for more such informative content. I hope this information helps. Thank you so much.